सुप्रीम कोर्ट बार बार आदेश दे रहा है चुनाव कराएं, तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार चुनाव कराने से बचती दिखाई दे रही है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को आदेश दिया कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव 4 महीने में कराए जाएं। जब यह समय सीमा निकल गई तो सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी 2026 तक चुनाव कराने का आदेश दे दिया। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार पर इन चुनावों को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में पहले विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है। अब अगर एसआईआर होता है तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। जो पुरानी वोटर लिस्ट है उसी के आधार पर चुनाव कराया जाए, एसआईआर बाद में करा लिया जाए। और इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में जिस फर्जीवाड़े के दावे कर रहे हैं, जिसके सहारे बीजेपी चुनाव जीती है, क्या बीजेपी उसी पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है? क्योंकि एसआईआर हो गया, वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटा दिए गए तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत की पोल खुल जाएगी। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि एसआईआर अगर होता है तो क्या बीजेपी से जुड़ी एजेंसियों की मदद चुनाव आयोग लेगा? तो आज हम इन सभी सवालों पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव आयोग महाराष्ट्र में एसआईआर करा रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार चाहती है कि राज्य के निकाय चुनाव उसी वोटर लिस्ट से कराए जाएं जिससे विधानसभा चुनाव जीता गया। जिस वोटर लिस्ट का समर्थन बीजेपी कर रही है, विपक्ष उसे फर्जी बता रहा है। राहुल गांधी का तो यहां तक कहना है कि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में फर्जी वोटर जोड़े गए, दूसरे राज्यों से फ्लोटिंग वोटर लेकर आए गए और यहां महाराष्ट्र में उनसे वोट डलवाया गया और इसी के आधार पर बीजेपी जीत गई। ये तमाम आरोप राहुल गांधी और विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उनको दरकिनार करते हुए उन्हीं लिस्ट के सहारे बीजेपी एक बार फिर नगरीय निकाय का चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। इसके लिए जो तर्क दिया जा रहा है, सवाल तो उस पर ही उठ रहे हैं। बिहार में अगर एसआईआर की प्रक्रिया को 3 महीने में कराया जा सकता है तो फिर ये काम महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? जबकि महाराष्ट्र के लिए तो राज्य का निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया को स्थानीय निकाय के चुनाव जो जनवरी 2026 में हो सकते हैं, यानी 4 महीने का समय है, तब तक के लिए एसआईआर नहीं कराया जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग पर बीजेपी का दबाव है और इस बीच चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने तो यहां तक कह दिया कि वोट चोरी में चुनाव आयोग खुलकर बीजेपी का साथ दे रहा है। उन्होंने बाकायदा एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने बहुत बड़े खुलासे किए और गंभीर आरोप लगाए हैं। ये पोस्ट इंग्लिश में है जिसका हिंदी रूपांतरण हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, उन्होंने लिखा अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर। इस हेडिंग के साथ उन्होंने लिखा, क्या चुनाव आयोग ने भाजपा से जुड़े विक्रेताओं और सलाहकारों को नियुक्त किया है? भारत के चुनाव आयोग में कुछ बहुत ही गड़बड़ चल रही है। ये संदिग्ध इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी छिपाने की अत्यधिक कोशिश की जा रही है। जुलाई 2020 में मैंने सबूत पेश किए थे कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में भाजपा आईटी सेल के एक सदस्य के स्वामित्व वाली एक एजेंसी को नियुक्त किया था। अब इस साल अगस्त में मैंने चुनाव आयोग में एक आरटीआई दायर की जिसमें पिछले 4 सालों में नियुक्त सभी विक्रेताओं, एजेंसियों और सलाहकारों का विवरण मांगा गया। चुनाव आयोग चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बाहरी विक्रेताओं और सलाहकारों को नियुक्त करता है, जैसे ईपीआई से मतदाता पहचान पत्र बनाना और छापना, चुनाव फॉर्म, नोटिस, मतदाता नियमावली की छपाई, चुनाव संचालन, मतदान कर्तव्यों, डेटा प्रविष्टि के लिए संविदा कर्मचारी, मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण, चुनाव प्रबंधन प्रणालियों और मतदाता डेटाबेस प्रणालियों के लिए सॉफ्टवेयर। इसलिए इन बाहरी विक्रेताओं द्वारा किए गए कार्य का चुनावों की अखंडता और निष्पक्षता पर बड़ा असर पड़ता है। गोखले ने आगे कहा कि हैरानी की बात है कि ईसीआई ने एक हास्यास्पद बहाना बताते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। जो है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जानकारी संकलित रूप में नहीं है और इसे संकलित करने से ईसीआई के सामने कई परेशानियां हैं, जिसके चलते ये मुश्किल है। मूल रूप से ईसीआई ने अपने किराए के विक्रेताओं का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया, ये दावा करते हुए कि जानकारी संकलित करना बहुत असुविधाजनक है। गोखले ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार नहीं है। ईसीआई ने मुझे 2003 में बिहार में आयोजित एसआईआर से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां देने से इनकार कर दिया, यही बहाना देते हुए कि ये बहुत असुविधाजनक है। ईसीआई बाहरी विक्रेताओं को काम पर रखता है जो महत्वपूर्ण चुनाव संबंधी काम संभालते हैं।
2020 में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में भाजपा आईटी सेल को काम पर रखा था और उसकी पोल खुल गई। सवाल यह है कि चुनाव आयोग अपने द्वारा नियुक्त विक्रेताओं का विवरण क्यों छिपा रहा है? ये विक्रेता आखिर कौन है और चुनाव आयोग इस जानकारी को उजागर करने से इतना क्यों डर रहा है? जानकारी छिपाकर चुनाव आयोग का आचरण हमारी चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है। ये बेहद संदिग्ध है और चुनाव आयोग को इस पर सफाई देनी ही चाहिए। दरअसल 2020 में भी गोखले की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया था। उन्होंने तब एक के बाद एक ट्वीट कर बताया था कि बीजेपी के लिए जो एजेंसी काम करती है, चुनाव आयोग के लिए भी वो ही एजेंसी काम करती है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग एजेंसी का चयन करता है? गोखले ने यह भी दावा किया था कि भारत के चुनाव आयोग ने 2019 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में सोशल मीडिया को संभालने के लिए भाजपा आईटी सेल को काम पर रखा था। उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पुराने सोशल मीडिया विज्ञापनों को ब्राउज करते हुए एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं, हर विज्ञापन में पता एक ही था, 202 प्रेसमैन हाउस, विले पार्ले, मुंबई। अब जब हर बार एक ही पता सामने आ रहा था तो कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। गोखले ने कहा, मैंने पता लगाने का फैसला किया कि यह पता किसका है। ये साइन पोस्ट इंडिया नाम की एक विज्ञापन कंपनी का पता है जो फडणवीस सरकार में एक सरकारी पैनल वाली एजेंसी थी। लेकिन रुकिए, ये आधी कहानी नहीं है। 202 प्रेसमैन हाउस का पता सोशल सेंट्रल नामक एक डिजिटल एजेंसी की तरफ से भी इस्तेमाल किया गया था। इस एजेंसी के मालिक देवांग दवे हैं, जो भाजपा युवा मोर्चा के आईटी और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक हैं। अंदाजा लगाइए कि उनकी वेबसाइट पर ग्राहकों की सूची में कौन कौन दिखाई देता है। गोखले ने इसके साथ जो दावा किया वो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि देवांग दवे द फियरलेस इंडियन, आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी जैसी वेबसाइटों और पेजों के संस्थापक भी हैं। उनकी एजेंसी स्वाभाविक रूप से अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ साथ बीजेपी को भी अपने क्लाइंट के रूप में सूचीबद्ध करती है। गोखले ने आगे लिखा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपने सोशल मीडिया को संभालने के लिए बीजेपी आईटी सेल के एक व्यक्ति और उसकी एजेंसी को चुना। चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान पार्टियों के सोशल मीडिया पर नजर रखनी होती है। यहाँ तो उन्होंने सचमुच सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर काम किया। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का सोशल मीडिया बीजेपी आईटी सेल के सदस्य क्यों संभाल रहे थे? क्या ये आचरण सही है? क्या ये स्वतंत्रता और तटस्थता के अनुरूप है? क्या अब बीजेपी के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना इतना आसान हो गया है? चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। अब गोखले के आरोपों का पहले भी जवाब नहीं आया और इस बार भी शायद नहीं आएगा। लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग एसआईआर को रोकने की डिमांड कर रहा है, उसके बाद सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी सरकार के इशारे पर महाराष्ट्र में एसआईआर की प्रक्रिया को रोका जाएगा? वैसे ये बात केरल सरकार की तरफ से भी की गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने केरल सरकार की मांग को ठुकरा दिया है। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार विरोधी दल की नहीं है, बल्कि बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका सवालों में घिर चुकी है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।